Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will study lecture number 9 of steel structures, which is related to design of compression members. In previous lectures we had studied about different concepts related to compression members. In this lecture we will study how to design a compression member. In steel structure, design of any member means that we have to choose a suitable cross section that can safely bear the applied loads. So in case of design of compression member, we have to choose a certain cross section which is adequate to applied loads, जो कि applied loads को safely जो है bear कर सके. तो डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स के लिए जो AES स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसके अंदर कुछ टेबल्स गिवन हैं. उन टेबल्स को हम जो है वो एनालिसिस के लिए भी और डिज़ाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर कंप्रेशन मेंबर्स हुज स्ट्रेंथ इज़ गवर्न बाय फ्लेक्सुरल बकलिंग दैट इज़ नॉट लोकल बकलिंग. फ्लेक्सुरल बकलिंग का मतलब है कि लोकल बकलिंग ना हो बल्कि ओवरऑल कॉलम की जो बकलिंग गवर्न कर रही हो. उसके लिए जो AES स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल का पार्ट 4 है उसमें टेबल नंबर 4.22 जो है वो डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स की हेडिंग के साथ जो अवेलेबल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं. This table gives values of 5C FCR for LRFD and FCR over omega C for ASD as a function of KL over R for various values of FY. इस टेबल के अंदर डिफरेंट FY की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट टेबल्स हैं और हर टेबल के अंदर KL over R की डिफरेंट रेशोज़ के अगेंस्ट 5C FCR की वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो FCR है जो कि क्रिटिकल स्ट्रेस है वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडरनेस रेशो KL over R. तो ये टेबल्स बेसिकली डिफरेंट KL over R रेशोज़ के अगेंस्ट जो है वो FCR 5C FCR की वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्यूट करके उन टेबल्स के अंदर जो है वो दी गई हैं और हर FY की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जो वो डिफरेंट टेबल्स हैं. तो उन टेबल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं. दिस टेबल स्टॉप्स एट द रिकमेंडेड अपर लिमिट ऑफ KL over R इज इक्वल टू 200. क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो सिलेंडरनेस रेशियो के ऊपर मैक्सिमम लिमिट जो अपर लिमिट थी 200 की वो हमने अप्लाई की थी. तो इसलिए ये टेबल जो हैं ये KL over R की जो मैक्सिमम लिमिट है 200, इससे ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए टेबल जो है वो गिवन नहीं है. टेबल के अंदर जो 5C FCR की वैल्यू हैं वो KL over R की उन वैल्यूज़ के लिए जो कि 200 या उससे कम हों. द कॉलम लोड टेबल्स आर आल्सो गिवन इन मैनुअल एंड आर द मोस्ट यूज़फुल. इसके अलावा कॉलम लोड टेबल्स जो हैं वो भी गिवन हैं और डिज़ाइन के अंदर मोस्ट यूज़फुल जो हैं कॉलम लोड टेबल्स हैं. दीज टेबल्स गिव द अवेलेबल स्ट्रेंथ्स ऑफ सिलेक्टेड शेप्स both 5C PN for LRFD and PN over omega C for ASD as a function of the effective length KL. ओके, इन टेबल्स के अंदर कुछ सिलेक्टेड शेप्स के लिए 5C PN की वैल्यूज़ LRFD के केस में और PN over omega C की वैल्यूज़ ASD की केस में. मींस जो अवेलेबल स्ट्रेंथ्स हैं LRFD के केस में अवेलेबल स्ट्रेंथ को हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ कहते हैं जो कि 5C PN के इक्वल होती है और ASD के केस में हम अवेलेबल स्ट्रेंथ को अलाउएबल स्ट्रेंथ कहते हैं जो कि PN over omega C के इक्वल होती है. तो इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट इफेक्टिव लेंथ्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो गिवन है और इसके अंदर कुछ सिलेक्टेड शेप्स हैं. सारी शेप्स अवेलेबल नहीं होंगी, कुछ सिलेक्टेड शेप जो मोस्टली यूज़ होती हैं एज ए कॉलम्स उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है. दीज टेबल्स इंक्लूड वैल्यूज़ ऑफ KL इफेक्टिव लेंथ अप टू दोज कॉरस्पॉन्डिंग टू KL over R इज इक्वल टू 200. तो ये टेबल्स भी इसके अंदर भी जो KL की वैल्यूज़ हैं वो KL over R की रेशो 200 की रेशो के इक्वल या उसके कम जो वैल्यू हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ गिवन है. The use of these tables is illustrated in the following example. कि नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम इन टेबल्स को यूज़ करेंगे और मैनुअल के अंदर हम देखेंगे टेबल जो है किस तरह से यूज़ करने हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास कंप्यूट द अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्रेशन
member of example solved in lecture number 8 with the aid of table 4.22 from part 4 of the manual and the column load tables. जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने W सेक्शन यूज़ किया था जो कि W14/74 था। इस सेक्शन के लिए हमने अवेलेबल स्ट्रेंथ जो वो कैलकुलेट करनी है। अवेलेबल स्ट्रेंथ का मतलब है कि LRFD की केस में हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे और ASD की केस में अलाउएबल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। हमने दोनों मेथड यूज़ करने हैं। दो तरह के टेबल्स हैं मैनुअल के अंदर, टेबल 4.22 और कॉलम लोड टेबल्स। इन दोनों को हमने जो है वो यूज़ करना है। तो LRFD सोल्यूशन के अंदर LRFD मेथड से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमने टेबल नंबर 4.22 जो है वो यूज़ करना है। 4.22 टेबल जो है वो हम देख लेते हैं मैनुअल के अंदर जो है वो किस तरह से आपको अवेलेबल होगा। कि मैनुअल को जो हम ओपन करते हैं, ये हमारे पास जो है वो टेबल 4.22 है जो कि अवेलेबल क्रिटिकल स्ट्रेस फॉर कंप्रेशन मेंबर। इसके अंदर कंप्रेशन मेंबर्स की जो अवेलेबल स्ट्रेंथ्स हैं, मींस ASD की केस में FCR/ωc और LRFD की केस में 5C FCR जो है वो इसकी वैल्यूज़ गिवन है। और ये टेबल डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ऑफ वाई के लिए हैं, डिफरेंट यील्ड स्ट्रेस की वैल्यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल 35 KSI 36 KSI के लिए गिवन है और FY 50 KSI के लिए गिवन है। और इसके अंदर लेफ़्ट साइड पे जो है वो KL/R रेशो गिवन है जो कि मिनिमम जो आपके पास जो मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशो जो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ गिवन है। हर KL/R की रेशो के अगेंस्ट जो है वो एक 5C FCR की वैल्यू गिवन है। हम जो है वो स्लैंडरनेस रेशो कैलकुलेट करेंगे KL/R और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी 5C FCR की LRFD के केस में और FCR/ωc की वैल्यू ASD की केस में वो हम जो है वो चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल के अंदर जो हमारी KL/R की रेशियो वो 96.77 है और FY की वैल्यू 50 KSI है। तो हम FY 50 KSI वाला टेबल देखेंगे। ये हमारे पास FY 50 KSI वाला टेबल है। इसके अंदर KL/R रेशियो जो 96.77 जो हम ढूंढते हैं। तो जिस तरह से टेबल के में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जो स्लैंडरनेस रेशियो KL/R की वैल्यूज़ वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो फर्स्ट पेज है, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। नेक्स्ट पेज में जो है वो FY 50 के वाले टेबल के अंदर हम 96.77 जो स्लैंडरनेस रेशियो है वो हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे इस पेज इससे भी हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ये वैल्यूज़ अवेलेबल हैं 96 और 97 की वैल्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। और 97 की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। हमारी जो वैल्यू है 96.77 इन दोनों के दरमियान में कोई एक वैल्यू होगी। तो उसके लिए हम जो है वो इंटरपोलेशन करेंगे 96.77 की कॉरस्पॉन्डिंग जो 5C FCR की वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो इंटरपोलेशन यूज़ कर सकते हैं। या आप जो है वो डायरेक्टली जो हायर साइड पे राउंड ऑफ करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो जो वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि टेबल के अंदर इंटीजर जो वैल्यूज़ हैं स्लैंडरनेस रेशियो की उनके अगेंस्ट 5C FCR की वैल्यूज़ गिवन है। अगर डेसिमल प्लेसेस के अंदर आपकी स्लैंडरनेस रेशियो आ रही है तो उसके लिए आपको या तो लीनियर इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी या फिर आप उसको हायर साइड पे राउंड ऑफ करके जो वो वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे केस में जो स्लैंडरनेस रेशियो KL/R की वैल्यू है वो 96.77 है। तो हम जब उसको हायर साइड पे राउंड ऑफ करके मीन 97 एज्यूम करके 97 के कॉरस्पॉन्डिंग जो 5C FCR की वैल्यू हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। या हम 96 और 97 के दरमियान जो इंटरपोलेशन लीनियर इंटरपोलेशन करके 96.77 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी 5C FCR की वो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इस बुक के अंदर जो है वो इंटरपोलेशन वाला मेथड यूज़ किया गया तो हम जो है वो लीनियर इंटरपोलेशन करेंगे।
ओके, इंटरपोलेशन से हमारे पास जो के एल और आर की वैल्यू है 96.77 और एफ वाई की वैल्यू 50 की ऐसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो 22.67 की एस आई है। 5 सी एफ सी आर की जो वैल्यू है वो 22.67 की एस आई है, जो कि हमने 96 और 97 के दरमियान इंटरपोलेशन करके जो है वो फाइंड की है। तो 5 सी एफ सी आर की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो आप जो है वो उसके बाद 5 सी पी एन कैलकुलेट करेंगे। 5 सी पी एन जो है वो किसकी इक्वल होता है हमारे पास 5 सी एफ सी आर मल्टीप्लाई बाई ए जी। तो 5 सी एफ सी आर जो है वो आप पहले जो है वो कैलकुलेट डिटरमिन कर चुके हैं। इसको एरिया ग्रॉस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके हम जो है वो 5 सी पी एन जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5 सी एफ सी आर मल्टीप्लाई बाई ए जी हमारे पास जो है वो 5 सी पी एन जो कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ है एल आर एफ टी के केस में वो हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो टेबल 4.22 को यूज़ कर सकते हैं किसी भी कॉलम की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए। लीनियर इंटरपोलेशन का जो तरीका हमने यूज़ किया वो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं। हमने के एल और आर की जो वैल्यूज़ हैं उनके करस्पॉन्डिंग 5 से एफ सी आर की वैल्यूज़ ले ली हैं। 96 के करस्पॉन्डिंग 22.9 थी, 97 के करस्पॉन्डिंग 22.6 थी और इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान 96.77 के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू अननोन है जो कि हमने फाइंड करनी है। तो वो उसको हमने एक्स अज्यूम कर लिए। उसके बाद हम जब वो डिफरेंस लेते हैं किसी भी दो वैल्यूज़ का लेफ़्ट साइड पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 97 और 96 का डिफरेंस लिया, 97 माइनस 96, और दूसरी साइड पे जो राइट साइड वाली वैल्यूज़ उनका डिफरेंस ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंग 97 के करस्पॉन्डिंग 22.6 है और 96 के करस्पॉन्डिंग 22.9 है। इसी तरह फिर हम डिवाइड करेंगे किसी और दो वैल्यूज़ के डिफरेंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल अब हम 96.77 और 96 का डिफरेंस ले लेते हैं, 96.77 और 96, और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनका भी डिफरेंस ले लेते हैं, x माइनस 22.9। तो इस इक्वेशन से आपके पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास जो है वो 5 सी एफ सी आर की वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंग टू 96.77 स्लैंडरनेस रेशियो। तो इस तरह से 22.67 आपके पास जो है वो 5 सी एफ सी आर की वैल्यू आई थी इंटरपोलेशन करके। इसके बाद जो दूसरा मेथड हम कॉलम लोड टेबल्स यूज़ कर सकते हैं। कॉलम लोड टेबल्स के अंदर जो है वो जिन क्रॉस सेक्शन की वैल्यूज़ गिवन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जो है वो डब्ल्यू शेप्स, एच शेप्स, एच पी शेप्स, सिंगल एंगल सेक्शंस, डब्ल्यू टी सेक्शंस और हॉलो स्ट्रक्चरल शेप्स, पाइप्स, डबल एंगल और कंपोजिट शेप्स की जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन हैं। The tabular values for symmetrical shapes W, H, P, S, S and pipe were calculated by using the minimum radius of gyration for each shape। इस केस में जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो मिनिमम रेडियस ऑफ gyration के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन है। इसके अंदर जो है वो हम देख लेते हैं। इस केस में हमारे पास के की वैल्यू 1 है तो और लेंथ जो है वो 20 फीट है, तो इफेक्टिव लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। के एल जो हमारे पास 20 फीट जो है इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कॉलम लोड टेबल्स के अंदर जाना है। मैनुअल के अंदर मैनुअल ओपन करते हैं हम, यहाँ पे कॉलम लोड टेबल्स गिवन है। टेबल 4.1 से स्टार्ट होते हैं। ये डिफरेंट शेप्स के लिए जो है वो डिफरेंट टेबल्स गिवन है। इस तरह डब्ल्यू शेप्स के लिए जो है वो 4.1 टेबल 4.1 के अंदर वेरिएबल स्ट्रेंथ इन एक्सियल कंप्रेशन गिव्स है। किप्स के अंदर केस के अंदर भी एएसडी और एलआरएफडी दोनों केसेस में वैल्यूज़ गिवन है। फर्स्ट रो के अंदर शेप जो है वो गिवन है W14 और सेकंड रो के अंदर जो है वो डिफरेंट W14 के अंदर जो डिफरेंट वेट्स के सेक्शंस हैं उनकी वैल्यू सेपरेट कॉलम्स गिवन है और हर कॉलम के अंदर दो वैल्यूज़ जब गिवन है डिज़ाइन वैल्यूज़। एएसडी के केस में PN ओवर मेगा C की वैल्यू गिवन है और डिज़ाइन स्ट्रेंथ LRFD के केस में गिवन है 5CPN। तो और यहाँ पे आपको जो है वो एक्सट्रीम लेफ़्ट जो कॉलम है वो जो है वो इफेक्टिव लेंथ का है। इफेक्टिव लेंथ इन फीट जो है वो गिवन है कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। डब्ल्यू सेक्शंस के केस में जो है वो RY मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वो जो इफेक्टिव लेंथ्स हैं वो गिवन है। तो
हम जो है इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे अपनी जो भी सेक्शन गिवन है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के अंदर जो इफेक्टिव लेंथ है वो 20 फीट है और जो एफ वाई है वो 50 के एस आई है। तो 50 के एस आई वाला टेबल हम यूज़ करेंगे। W शेप्स W14/74 सेक्शन है तो हम यहाँ पे W14/74 सेक्शन जो है वो ढूंढेंगे। सबसे पहले W14/74 जो है वो सर्च करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पेजेस पे देख लेते हैं। कि यहाँ पे ये W14/74 ये अब आपके पास जो वो क्रॉस सेक्शन अवेलेबल है जो कि हमने यूज़ किया एग्जांपल के अंदर, जिसकी हम अवेलेबल स्ट्रेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं। W14/74 आप जो वो क्या करेंगे, जो इफेक्टिव लेंथ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस कॉलम के अंदर जो है वैल्यूज़ जो वो फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे केस में जो इफेक्टिव लेंथ है वो 20 फीट है। 20 फीट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो हम W14/74 के सेक्शन में जो है वो देख लेते हैं। ये आपके पास जो है वो ये हमने इफेक्टिव लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग और W14/74 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो वैल्यूज़ हमने जो वो ले ली। LRFT के केस में PN ओवर ओमेगा C की वैल्यू है 329 किप्स और LRFT के केस में 5CPN की वैल्यू जो है वो 495 किप्स है। तो यहाँ से हम जो वो डायरेक्टली कैपेसिटी जो कॉलम की सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या करना है, अपने इस टेबल को यूज़ करने के लिए आप जो है वो इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे और जो सेक्शन आपको रिक्वायर्ड है जिसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, इफेक्टिव लेंथ से आप राइट साइड पे उस कॉलम के अंदर जाएंगे जिस सेक्शन की कैपेसिटी आपने फाइंड करनी है और वहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो आप जो वो डायरेक्टली चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से आपके पास जो 495 किलो पाउंड जो कैपेसिटी आ गई W14/74 की। तो ये आपके पास 5CPN जो है वो या डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन LRFD के केस में। इसी तरह आप जो है वो ASD के केस में अलाउेबल स्ट्रेंथ जो वो PN ओवर ओमेगा C की वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ये दोनों तरह के टेबल्स यूज़ कर सकते हैं। FCR का वाला टेबल भी यूज़ कर सकते हैं और कॉलम लोड टेबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स के। डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मतलब है कि हमने एक जो है वो क्रॉस सेक्शनल शेप सेलेक्ट करनी है जो कि गिवन लोड्स को जो वो रेजिस्ट कर सके। द सिलेक्शन ऑफ एन इकोनॉमिकल रोल्ड शेप रेजिस्ट ए गिवन कंप्रेसिव लोड इज़ सिंपल विद द एड ऑफ कॉलम लोड टेबल्स। कॉलम लोड टेबल्स को यूज़ अगर हम करते हैं तो जो डिज़ाइन है कंप्रेशन मेंबर का वो जो है वो सिंपल है। हमने जो है वो इफेक्टिव लेंथ हमें पहले से नॉन होगी। हमने जो है वो जो कॉलम लोड टेबल्स के अंदर इफेक्टिव लेंथ के साथ जो है वो एंटर होना है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने मूव करना है और उस वक्त तक जो हम मूव करेंगे जब तक हमारे पास डिज़ायर्ड जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है या वो मिल जाए या उससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू मिल जाए। इन सम केसेस यू मस्ट कंटिन्यू टू सर्च टू सर्टन दैट यू हैव फाउंड द लार्जेस्ट शेड। कुछ केसेस में हमने जो है वो राइट साइड पे जो है वो जो मूव करते रहना है ताकि हमें जो पता चल जाए कि जो हम लाइटेस्ट शेप जो हम सेलेक्ट कर चुके हैं। क्योंकि ये ना आपने एक शेप सेलेक्ट की है उससे आगे जो है वो नेक्स्ट कोई ऐसी शेप अवेलेबल हो जो पहली से ज़्यादा सूटेबल हो, ज़्यादा लाइटेस्ट शेप हो और वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रही हो। तो इसलिए हमने जो वो वेरीफाई करना है कि जो हमने शेप चूज़ किया है उससे ज़्यादा सूटेबल कोई शेप जो अवेलेबल है या नहीं। Usually the category of shape WWT will have been decided upon in advance। जब हम कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन कर रहे होंगे सब जो कैटेगरी है शेप की वो हम पहले से डिसाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये डिसाइड हो चुका होगा कि हमने W शेप यूज़ करना है, WT शेप यूज़ करनी है, ये कोई एंगल सेक्शन यूज़ करना है, डबल एंगल सेक्शन यूज़ करना है या कोई हॉलो स्ट्रक्चरल शेप यूज़ करनी है। तो कैटेगरी शेप की जो होगी वो पहले से डिसाइड हो चुकी होगी। आप उस कैटेगरी के टेबल में जो एंटर होंगे जो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू के साथ।
Often the overall dimensions will also be known because of the architectural or other requirement. जो dimensions हैं कॉलम की लेंथ वगैरह वो उसकी वैल्यू भी हमें नॉन हो, क्योंकि स्टोरी हाइट जब आपको पता है तो आपको जो है वो कॉलम की लेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली नॉन होगी. As pointed out earlier, all tabulated values correspond to a slenderness ratio of 200 or less. तो इन टेबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो स्लेंडरनेस रेशियो की उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट गिवन है जो कि 200 या उससे कम होंगी. 200 से ज़्यादा की वैल्यूज़ के लिए टेबल के अंदर हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी. एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. डिज़ाइन एग्जाम्पल. A compression member is subjected to service load of 165 kPa dead load and 535 kPa live load. The member is 26 feet long and pinned at each end. Use A992 steel and select W14 shape. ओके. कॉलम के ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहे हैं सर्विस लोड्स वो गिवन है. कॉलम की लेंथ गिवन है 26 फीट. हमने A992 स्टील को यूज़ करते हुए एक W14 शेप यूज़ करनी है. W14 जो कैटेगरी गिवन है इसमें W शेप भी गिवन है और जो डेप्थ गिवन है 14 इंचज़ जो है वो मीन्स हमने W14 में से की कैटेगरी में से कोई एक शेप जो है वो सिलेक्ट करनी है. तो LFD मेथड को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम फैक्टर लोड कैलकुलेट करेंगे. 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड. यहाँ से आपके पास जो है वो PU की वैल्यू आ जाएगी. तो हमारी जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन स्ट्रेंथ है जो कि 5 CPN है वो PU की इक्वल होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए. तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है हमारे पास वो 1054 kPa है. तो हमने एक ऐसा सेक्शन सेलेक्ट करना है जो कि जिसकी कैपेसिटी जो है वो जिसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो है अवेलेबल स्ट्रेंथ जो है वो 1054 kPa से ज़्यादा हो. ओके. हमारे पास जो इफेक्टिव लेंथ है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. पिन एंड्स हैं तो इसका मतलब है कि K की वैल्यू 1 है और अनस्पॉटेड लेंथ जो वो 26 फीट है. तो हमारे पास जो KL है जो कि इफेक्टिव लेंथ है वो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 26 फीट आ जाएगी. उसके बाद हम जो है वो W14 सेक्शन के जो कॉलम लोड टेबल है उसके अंदर हम जो है वो KL की जो वैल्यू है 26 फीट उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो हम सेक्शन जो है वो कोई देखेंगे कि मैनुअल के अंदर हम जाते हैं. W14 सबसे पहले तो आप देख लें W14 वाला जो कॉलम है ये हमारे पास जो W14 का एक टेबल्स हैं. इसमें जो इफेक्टिव लेंथ है 26 फीट. 26 फीट के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास यहाँ पे 26 फीट जो है वो इफेक्टिव लेंथ है. ट्वेंटी सिक्स फीट इफेक्टिव लेंथ है और जो रिक्वायर्ड हमारी स्ट्रेंथ है वो 1045 है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 343 है. इसका मतलब हमें इससे ऊपर वाले टेबल्स के अंदर जाना पड़ेगा. इस टेबल के अंदर जो 26 के कॉरस्पॉन्डिंग देखें ये 26 हमारे पास जो है वो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू है फीट में. इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये ब्लू कलर में वैल्यूज़ हैं ये LRFD के केस में है 5 CPN की वैल्यूज़ हैं. तो इनको हम देखेंगे. हमने 1045 की वैल्यू चाहिए तो हम जो वो लेफ़्ट साइड पे मूव करते रहेंगे जब तक हमें 1045 या उससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू मिल जाए. तो ये वैल्यूज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं हम जो वो राइट साइड पे जो मूव कर रहेंगे. यहाँ से आपके पास जो ये 1500 आ गई 1350 आ गई और नेक्स्ट हम मूव करते हैं 26 से कॉरस्पॉन्डिंग 1230 है और उसके बाद 1060 है. तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास जो वो 1045 से थोड़ी सी ज़्यादा है. इसको जो हम जो है वो चूज़ कर सकते हैं. देख लेते हैं हम जो है वो कि ये कौन सा सेक्शन है हमारे पास. 1060 वाला सेक्शन जो है वो कौन सा है. ये आपके पास W14/132 जो है वो सेक्शन अवेलेबल है.
इसके अलावा आप ये सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं 1230 वाला, जो है बुक ने जो है वो 1230 वाला यूज़ किया है, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। 5 CPN की वैल्यू 1060 है, 1054 जो वैल्यू है, तो ये इसके बिल्कुल करीब है। तो सेफ़र साइड पे रहने के लिए आप जो वो उससे एक बड़ा सेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1230 वाला सेक्शन जो है वो ये भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा आप जो वो यूज़ करना चाह रहे हैं। लाइटेस्ट पॉसिबल जो सेक्शन है हमारे पास वो 132 वाला है। तो अगर आप जब ये वाला सेक्शन चूज़ करते हैं वो भी ठीक है, और आप सेफ़र साइड पे रहने के लिए ये वाला सेक्शन जो है वो 1230 वाला सेक्शन अगर यूज़ करते हैं तो ये भी ओके है। तो इस तरह से आप जो है वो कॉलम जो है वो कॉलम के लिए क्रॉस सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कॉलम लोड टेबल्स को यूज़ करते हुए। ओके, 1060 बिल्कुल करीब है वैल्यू। तो हमने जो है वो बुक ने जो है वो बुक के अंदर उससे थोड़ी सी उससे नेक्स्ट लार्जर सेक्शन जो वो यूज़ कर लिया है सेफ़र साइड पे रहने के लिए। तो इस तरह से आप जो है कॉलम का जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, कंप्रेशन मेंबर का डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट द लाइटेस्ट डब्ल्यू शेप दैट कैन रेजिस्ट ए सर्विस डेड लोड ऑफ 62.5 किलो पाउंड्स एंड ए सर्विस लाइव लोड ऑफ 125 किलो पाउंड्स। द इफेक्टिव लेंथ इज़ 24 फीट। यूज़ ASTM A992 स्टील। इसके अंदर डब्ल्यू शेप कैटेगरी डब्ल्यू बता देगी है, लेकिन डब्ल्यू के अंदर जो डिफरेंट शेप्स अवेलेबल, डिफरेंट डेप्थ्स की शेप्स अवेलेबल हैं, उनको स्पेसिफाई नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि हम जब कोई भी किसी भी डेप्थ का क्रॉस सेक्शन जो वो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसमें हम जब वो क्या करेंगे, चूँकि कैटेगरी हमें डेप्थ की कैटेगरी नहीं बताई गई, तो हम जो है वो हर डेप्थ की कैटेगरी में से जो सूटेबल शेप होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमारे पास उन सिलेक्टेड शेप्स में से जो भी सबसे मिनिमम वेट वाला सेक्शन होगा वो हम जो वो यूज़ कर लेंगे। फैक्टर लोड कैलकुलेट करेंगे 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड। या आपके पास जो है वो PU की वैल्यू है, मीन्स रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमारी 275 किलो पाउंड्स हैं। तो हम जब हर कैटेगरी में से एक ऐसा सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो जिसकी कैपेसिटी 275 किलो पाउंड्स या इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल W8, W10, W12, W14 हर कैटेगरी में से जो है वो एक सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम जो वो मैनुअल के अंदर जाएंगे, हमारे पास जो इफेक्टिव लेंथ है वो 24 फीट गिवन है, ठीक है। 24 फीट इफेक्टिव लेंथ के साथ जो है वो हम कॉलम लोड टेबल्स के अंदर जो एंटर होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास अभी टेबल ओपन है ये W14 की कैटेगरी के लिए है। W14 की कैटेगरी के अंदर जो है वो 275 किलो पाउंड्स हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए, और 24 हमारे पास जो है वो इफेक्टिव लेंथ है। 24 के वाले रो के अंदर हम जो है वो राइट साइड पे जो मूव कर रहे हैं, राइट साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। W14 और 24 जब हमारे पास जो है वो इफेक्टिव लेंथ है ये 402 है, 365 है, 330 है, 293 है, और उसके बाद जो वो 157 है। यहाँ से आपको जो है वो मिलेगा क्रॉस सेक्शन। या अब 157 जब वो 275 से कम हो जाती है और 293 जो 275 से ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास एक W14 के केस में ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इसको आप नोट डाउन कर लेते हैं। W14/61 ये वाली वैल्यू जो है वो हम
एक से हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है W14/61, इसकी जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो 293 है। ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन ये अवेलेबल है W14 की कैटेगरी में। यहाँ पे W14/61, इसकी जो कैपेसिटी 293 किप्स है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हम देख लेते हैं। वैसे W14 जो हाईएस्ट कैटेगरी, इससे स्मॉलर जो है वो हम राइट साइड पे मूव कर रहे होंगे नेक्स्ट पेजेस के अंदर, तो वहाँ पे हमें मिलेगा। W12 है ये, W12 सेक्शन आ गया। इसके अंदर 24 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ ढूंढें, ये 2690, इसका मतलब बहुत ज़्यादा है हमें, और नीचे जाना पड़ेगा अगले टेबल के अंदर। ये W12 के टेबल्स कंटिन्यू हो रहे हैं। 24 के कॉरस्पॉन्डिंग और स्मॉलर वैल्यू में चाहिए 275 है हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू। 24 के कॉरस्पॉन्डिंग 422 है। और नीचे जाते हैं हम, W10 के शुरू हो गए हैं, इससे पिछले पेज पे 12 है, इसमें 24 कॉरस्पॉन्डिंग ये जो है वो 292 है। उसके बाद 261 है जो कि कम हो गई है, इसका मतलब है ये वैल्यू हमारी जो है वो हम यूज़ करेंगे 292। और ये सेक्शन जो है ये कौन सा है, W12/58, इसका मतलब ये हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है W12 की कैटेगरी के अंदर। इसको हम जब नोट डाउन कर लेते हैं, W12/58 जो है हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद W10 जो शेप है उसकी कैटेगरी से हम जो वो एक ऑप्शन ले लेते हैं। W10 जो है वो उसके अंदर हमारे पास ये 24 इफ़ेक्टिव लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हम जो मूव करेंगे, ये 318 है। इससे नेक्स्ट हम अगले टेबल के अंदर देख लेते हैं। W10 की कैटेगरी है और 24 हमारे पास जो है वो 282 है और ये 253। इसका मतलब है 253 275 से कम हो गई है, तो ये 282 जो हमारे पास जो वो ऑप्शन अवेलेबल है जो कि हम चूज़ कर सकते हैं 282। और ये सेक्शन कौन सा हमारे पास, W10/54, W10/54 हम चूज़ कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो 282 किप्स है। तो ये हमारे पास जो W10 की कैटेगरी में से एक ऑप्शन आ गया हमारे पास। W8, देयर आर नो W8s विद 5 CPN ग्रेटर दैन 275। इसका मतलब W8 जो बहुत ज़्यादा छोटा सेक्शन है, उसके अंदर कोई भी ऐसा सेक्शन अवेलेबल नहीं है जिसकी कैपेसिटी 275 या इससे ज़्यादा हो। इसको हम टेबल के अंदर भी देख लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं। ये W8 है, यहाँ से W8 सेक्शन शुरू हो रहा है। 24 के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं तो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 205 की है। हमारी वैल्यू जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो 275 है। इसका मतलब है कि कोई भी W8 कैटेगरी में से कोई भी सेक्शन जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर रहा। तो W8 में से हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो ये 3 हैं। W10 में से ये सेक्शन अवेलेबल है, W12 कैटेगरी में से ये सेक्शन अवेलेबल है और W14 की कैटेगरी में से ये सेक्शन अवेलेबल है। अब इसमें से जो ये तीनों सेक्शन जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो जो लाइटेस्ट सेक्शन है जिसका वेट सबसे कम है वो हम चूज़ कर लेंगे। इस केस में ये आपके पास वेट है इसका वेट 54 पाउंड्स पर फीट है और इस सेक्शन का वेट 58 पाउंड्स पर फीट है और 61 पाउंड्स पर फीट है। तो इसका मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट वेट वाला सेक्शन है वो ये है W10/54। तो ये हम जो है वो यूज़ कर लेंगे इस कंप्रेशन मेंबर के लिए। तो इस तरह से आप जो है वो कंप्रेशन मेंबर का डिज़ाइन कर सकते हैं कॉलम लोड टेबल्स को यूज़ करते हुए।
फॉर शेप्स नॉट इन द कॉलम लोड टेबल्स ए ट्रायल एंड एरर अप्रोच मस्ट बी यूज्ड। अब शुरू में मैंने आपको बताया था कि इन जो कॉलम लोड टेबल्स हैं उनके अंदर सारी शेप्स की कैलकुलेशन जो हैं वो गिवन नहीं है। तो अगर हमने कोई ऐसी शेप चूज़ करनी है, डिज़ाइन करनी है जो कि इन कॉलम लोड टेबल्स के अंदर नहीं है, तो हम जो वो ट्रायल एंड एरर अप्रोच जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर अप्रोच का जो जनरल प्रोसीजर है वो ये है कि हम एक शेप अज्यूम करके उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। अगर उसकी स्ट्रेंथ जो बहुत ज़्यादा कम हो मीन्स वन शेप हो, या बहुत ज़्यादा हो मीन्स अनइकोनॉमिकल हो, तो हम जो वो नेक्स्ट ट्रायल जो वो सिलेक्ट करते हैं और फिर हम प्रोसीजर को इसी तरह से रिपीट करते हैं डिफरेंट ट्रायल्स के लिए, जब तक हमारे पास जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है वो डिज़ाइन स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के करीब जो है वो आ जाए। उसके लिए जो सिस्टमेटिक अप्रोच है उसको हम स्टेप वाइज जो है वो देख लेते हैं। पहले स्टेप में जो है आपने क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस FCR की वैल्यू अज्यूम करनी है। The examination of AIC equation E3.2 and E3.3 shows that theoretically maximum value of FCR is the yield stress. स्टेप 1 के अंदर हम FCR की एक वैल्यू अज्यूम करेंगे। FCR इज़ द क्रिटिकल स्ट्रेस, और हमने स्टडी किया था कि FCR की वैल्यू जो मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो सकती है, यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आपने जो है वो FCR की एक वैल्यू अज्यूम करनी है। जनरल जो गाइडलाइन है FCR की वैल्यू अज्यूम करने का वो ये है कि आप इन दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लें, मीन 1/2 ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ और 2/3 ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। इन दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई FCR की एक वैल्यू अज्यूम कर लें। उस एज्यूम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट कर लें। LRFD के केस में हमारे पास जो LRFD की इक्वेशन है, जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू लोड फैक्ट्स, इसको हम रीअरेंज करके ग्रॉस एरिया के लिए जो वो इक्वेशन लिख लें। तो ग्रॉस एरिया की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी AG मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू PU/5C FCR। तो इस फार्मूले से आप जब रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम जो प्रॉपर्टीज़ टेबल हैं, प्रॉपर्टीज़ टेबल में से एक शेप सेलेक्ट करेंगे जो कि एरिया रिक्वायरमेंट इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही हो। उसके बाद हम एक्चुअल FCR की वैल्यू जो है वो उस ट्रायल शेप के लिए जो है वो कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हमारे पास जो इनिशियली तो हमने एक FCR की वैल्यू अज्यूम की थी, अंदाजे से हमने एक वैल्यू ले ली है जो कि FY की इस रेंज के अंदर जो है वो लेंगे। लेकिन जब आप उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रॉस एरिया को की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हुए एक शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर उस शेप के लिए एक्चुअल FCR की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर FCR की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपने स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है AIC इक्वेशंस E3.2 और 3.3 को यूज़ करते हुए, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एग्जांपल में की थी। हम चेक करेंगे कि जो हमने स्ट्रेंथ कैलकुलेट की है वो अवेलेबल स्ट्रेंथ के क्लोज है या उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर तो बिल्कुल उससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो हमारा जो ट्रायल है वो ओके है, इट मीन जो हमने सेक्शन सेलेक्ट किया वो ओके है। अगर उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो हम जो वो नेक्स्ट ट्रायल करेंगे, प्रोसीजर स्टेप 1 से दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे। अगर जो अवेलेबल स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट की है वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के करीब है तो हम जो वो उससे नेक्स्ट अगला साइज़ या उससे एक स्मॉलर साइज़ जो वो यूज़ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर 6 स्टेप के अंदर हम जो वो लोकल स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। विड्थ टू थिकनेस रेशियोज़ हम डिफरेंट एलिमेंट्स की स्लेट चेक करेंगे और ये देखेंगे कि उसके अंदर जो है वो लोकल बकलिंग के चांसेस हैं या नहीं। तो इस तरह से ये प्रोसीजर यूज़ करेंगे एक ऐसी शेप के लिए जो कि कॉलम लोड टेबल्स के अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं है। ओके, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सिलेक्ट W18 शेप ऑफ A992 स्टील दैट कैन रेजिस्ट ए सर्विस डेड लोड ऑफ 100 किप्स and a service live load of 300 kips. The effective length KL is 26 feet. W18 शेप हमने सेलेक्ट करनी है। अब हमने W18 शेप जो वो कॉलम लोड टेबल्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। लोड्स गिवन है, सर्विस लोड्स और इफेक्टिव लेंथ भी गिवन है। हम जो PU कैलकुलेट कर लेते हैं। फैक्टर लोड फैक्ट 1/2 टाइम डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड। हमारे पास जो लोड फैक्ट्स हैं तो हमारी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो 600 फीट है। उसके बाद हमने FCR की एक वैल्यू अज्यूम करनी है। FCR की वैल्यू अज्यूम करने के लिए जो आर्बिट्ररी चॉइस है वो
हाफ ऑफ एफ वाई से टू थर्ड ऑफ एफ वाई के दरमियान कोई एक वैल्यू जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से अज्यूम कर सकते हैं। इस तरह बुक में इस एग्जांपल के अंदर 33 की एस आई जो है वो अज्यूम कर लिया, जो कि तकरीबन एफ वाई जो 50 की एस आई है उसका 2/3 है। तो उसने जो है एक आर्बिट्रेरी वैल्यू जो है वो यूज़ कर लिया। आप हाफ ऑफ एफ वाई भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स 25 की एस आई भी यूज़ कर सकते हैं, या इसके दरमियान में कोई और वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक अज्यूम्ड वैल्यू है जो कि आपको दोबारा से चेक करनी पड़ेगी। इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो रिक्वायर्ड ए जी कैलकुलेट कर लेंगे पी यू ओवर 5 सी एफ सी आर से। तो रिक्वायर्ड जो ए जी है वो 20.2 इंच स्क्वायर है। अब हम जो वो W18 शेप्स की जो प्रॉपर्टीज़ टेबल है वहाँ पे जाएंगे, उसमें देखेंगे कौन सी शेप जो है वो अवेलेबल है जिसका ग्रॉस एरिया 20.2 से थोड़ा के इक्वल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, हम जो है वो स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर जो W18 शेप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उन टेबल्स के अंदर जाते हैं। ये आपको W शेप्स के टेबल हैं। W12 से ऊपर जाएंगे तो हायर सेक्शन आपको मिलेंगे। W14 आ गए, उसके बाद W18, ये आपके पास W18 की प्रॉपर्टीज़ गिवन है। इसमें जो रिक्वायर्ड एरिया है वो 20.2 इंच स्क्वायर है। जो रिक्वायर्ड एरिया 20.2 इंच स्क्वायर है, तो हमने एक ऐसी W18 शेप सेलेक्ट करनी है जिसका एरिया 20.2 इंच स्क्वायर या इसके इक्वल या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो। ओके, ये आपके पास ये ग्रॉस एरिया की वैल्यूज़ हैं। ये 20.7 है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू गिवन है। जो कि 20.2 से ज़्यादा, 20.4, ये भी 20.2 से ज़्यादा, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 20.2 चाहिए तो ये आपके पास जो है वो 20.4 वाली शेप जो है वो आप यूज़ कर लें। W18/192, W18/192, यहाँ पे W18/71 इसने यूज़ की हुई है। हाँ, यहाँ पे इसके अंदर सेकंड कैटेगरी भी W18 की भी अवेलेबल है, वो भी हम जो इसमें से देख लेते हैं। सॉरी, ये हम जो है वो गलत टेबल चेक कर रहे हैं। एरिया का कॉलम जो वो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में हमने देखना है W18। ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा है, 20 के अराउंड अबाउट 20.2 है। तो ये आपके पास जो वो 20.9 वाली आप जो है वो वैल्यू सेक्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये वाला W18/71, इसका जो ग्रॉस एरिया 20.9 है, जो कि रिक्वायर्ड एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा है। रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास 20.2 इंच स्क्वायर है, तो 20.9 इंच स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 20.2। तो ये एरिया ग्रॉस एरिया वाली रिक्वायरमेंट जो है वो फिल कर रहा है ये वाला सेक्शन W18/71 सेक्शन। उसके बाद आप जो है वो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो के लिए आप जो है वो आर मिनिमम यूज़ करेंगे। आर मिनिमम की वैल्यू जो आप देख लें, W शेप्स के लिए आर मिनिमम की वैल्यू जो है वो कहाँ पे गिवन है। ओके, हाफ जो टेबल है वो नेक्स्ट पेज पे है। यहाँ पे आपके पास जो है वो आर की वैल्यूज़ गिवन हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये सेक्शन हमने सेलेक्ट किया है W18/71 वाला। इसके अंदर देख लेते हैं आर एक्स जो है वो हमारे पास जो है वो 7.50 इंच स्क्वायर है। ये 7.50 इंच स्क्वायर आर एक्स है, और आर वाई जो है वो 2.05 इंच है। 2.0 सॉरी, ये वैल्यू है 1.70। ये आर वाई की वैल्यूज़ हैं
तो मिनिमम आर वाई जो 1.70 है, तो ये हम जो आर मिनिमम यूज़ कर लिया आपने 1.70, और आपने स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट कर ली। तो हमारी जो स्लेंडरनेस रेशियो 200 से कम होनी चाहिए। अगर 200 से कम है तो ओके है, अगर 200 से ज़्यादा है तो हमने कोई और सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी आर मिनिमम अंक की वैल्यू इससे थोड़ी ज़्यादा हो, ताकि रेशियो जो वो 200 से कम हो जाए। उसके बाद FE की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके FE की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हम जो है वो इलास्टिक और इन इलास्टिक बकलिंग का जो डिवाइडिंग पॉइंट है, जो कि 4.71 ई और FY अंडर रूट से कैलकुलेट किया था, वो हम कैलकुलेट करेंगे। 50 जो हमारे पास ग्रेड का स्टील है उसके लिए 113 ही आएगी ये वैल्यू। तो स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो 183.5 है, जो कि इससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि बकलिंग जो है वो इलास्टिक बकलिंग है। तो इलास्टिक बकलिंग वाला जो फार्मूला है, जो इक्वेशन E3.3 थी, वो यूज़ होगी। AS इक्वेशन E3.33 यूज़ होगी। FCR = 0.877 FE की वैल्यू पुट करके जो है वो आप FCR की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद FCR के बाद आप 5CPN कैलकुलेट करेंगे। 5CPN = 5C FCR AG। ग्रॉस एरिया भी आपको जो वो आपने ले लिया टेबल में से, और 5C की वैल्यू 0.9 है। FCR की वैल्यू आप प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से आपके पास जो वो डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ जाएगी 140 किप्स, जो कि जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ 600 किप्स से बहुत ज़्यादा कम है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो इनिशियल एजम्पशन थी FCR की, वो करेक्ट नहीं है। इनिशियली हमने एज्यूम की थी 33 की SI, जबकि यहाँ पे हमारे इस ट्रायल के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 7.455 की SI। इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन थी वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा रियलिटी से जो वो दूर थी। फार ऑफ वैल्यू हमने यूज़ की है। इसका मतलब है कि हमने जो वो अब जो है वो नया हमने एस्टिमेट करना है, FCR की न्यू वैल्यू एस्टिमेट करनी है। अगर तो ये वैल्यू जो है वो करीब होती जो प्रीवियस अज्यूम की थी और जो हमने ये कैलकुलेट की हैं, ये वैल्यू करीब होती तो हम दोबारा अगले ट्रायल के लिए यही वैल्यू यूज़ कर लेते। लेकिन अब हमें पता है कि हमारी वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी और ये वाली बहुत डिफरेंस है, तो अब हम कोई नई वैल्यू एज्यूम करेंगे। हमें पता है कि जो वैल्यू हमने एज्यूम एक्चुअल वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है, और जो हमने प्रीवियसली एज्यूम की थी वो इससे कम है। क्योंकि अगर एक्चुअल वैल्यू एज्यूम से कम आ जाए, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल वैल्यू है इनके दरमियान कहीं अवेलेबल है। तो 33 से, इसका मतलब एक्चुअल जो वैल्यू है FCR की वो 33 से कम है, वो 74.55 से ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो इन दोनों के दरमियान में वैल्यू जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आप इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान अज्यूम कर 33 और 4.77 के दरमियान की एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, जो कि बुक में अंदर जो है वो 20 की ऐसे अज्यूम कर ली है। तो अगर आप इनिशियली जो है वो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान कोई एक वैल्यू ज़ूम कर लेते हैं। अगर आप हाफ FY यूज़ करते तो इनिशियल आपकी वैल्यू होती 33 की बजाय आप 25 यूज़ करते, तो वो ज़्यादा करीब होती। तो आप इस तरह से ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनिशियल एजम्पशन अगर आपकी गलत है तो इससे आपके जो क्वेश्चन है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत है, बल्कि जितनी एक्चुअल वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा दूर वैल्यू आप अज्यूम करेंगे, आपके जो ट्रायल्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगी, कैलकुलेशंस लेंथी हो जाएंगी, लेकिन अल्टीमेटली आपके जो कैलकुलेशंस हैं, जो क्वेश्चन है आपका वो ठीक होगा और आपने सही सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से आप जो है वो वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। आप जो नेक्स्ट वैल्यू उसने अज्यूम किया है वो प्रीवियस अज्यूम्ड वैल्यू और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसके दरमियान एवरेज की वैल्यू जो है वो यूज़ की है। 20 की SI की वैल्यू उसने नेक्स्ट ट्रायल के लिए यूज़ की है। अब जो स्टेप 1 से हम दोबारा प्रोसीजर रिपीट करेंगे, वही प्रोसीजर जो भी हमने जो वो प्रोसीजर जो वो अडॉप्ट किया था। रिक्वायर्ड AG कैलकुलेट करेंगे 0.90 हमारे पास जो FCR की वैल्यू है, यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड AG की वैल्यू आ गई 33.3 इंच स्क्वायर। अब हम जो वो दोबारा जो प्रॉपर्टीज़ टेबल के अंदर जो वो देखेंगे कोई ऐसा क्रॉस सेक्शन जिसकी ग्रॉस एरिया की वैल्यू 33.3 इंच के इक्वल या इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो जो है वो हम देखते हैं W18 में 33 वाला
ये आपके पास जो है वो ग्रॉस एरिया की वैल्यूज़ हैं। 28.5 है, ये 31.1 है। अब ये आपके पास जो 35.1 है, जो कि 33 से ज़्यादा है। इसका मतलब हम ये सेक्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। W18/119। इसके लिए RX और R मिनिमम की वैल्यूज़ ले लें, जो कि आपके पास जो है वो 269 है। ये भी आपको जो है वो टेबल में से मिल जाएगी। W18/119 119 वाला, ये वाला हमने अब सेलेक्ट किया है। इसमें R मिनिमम की वैल्यू 2.69 है। 2.69 वैल्यू आप यूज़ करके स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो आप उसको कंपेयर करेंगे 200 से, अगर कम है तो ओके है। उसके बाद आप यूलर लोड यूलर स्ट्रेस FE कैलकुलेट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करें, फार्मूले में आपके पास यूलर स्ट्रेस आ जाएगी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम दोबारा से पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। 113 हमारे पास डिवाइडिंग पॉइंट है। इसको हम कंपेयर करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो से। स्लेंडरनेस रेशियो जब डिवाइडिंग पॉइंट से कम है, इसका मतलब है कि बकलिंग जो इलास्टिक बकलिंग है, तो इलास्टिक बकलिंग वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे FCR की। यहाँ से आप जो FCR की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। FCR की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। 5CPN इक्वल टू 5CFCR AG। वैल्यूज़ पुट करें। ग्रॉस एरिया आपको प्रॉपर्टीज़ टेबल में से मिल जाएगा, 35.1 इंच स्क्वायर है। वैल्यूज़ पुट करके आप जो है वो डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। उसको कंपेयर करेंगे रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के साथ। अब इस केस में जो है वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो है वो 600 थी, हमारी जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो 589 है। इसका मतलब है कि अब जो है वो हमारे पास हम करीब आ गए हैं रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के। जो हमने सेक्शन सेलेक्ट किया है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो करीब है रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के। अब हमें दोबारा से अज्यूम 5CFCR की वैल्यू अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसीजर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है वो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो इससे बड़ा सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। अब हम AG दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू जो है वो करीब आ गई है। हम इससे अगला जो सेक्शन नेक्स्ट हायर सेक्शन है वो यूज़ करके कैलकुलेशन जो है वो चेक करके देख लेते हैं कि हमारा सेक्शन जो है ओके हो रहा है या नहीं। तो अब हम जो है वो W18/130 जो नेक्स्ट सेक्शन है W19 के बाद वो चूज़ कर लेते हैं। 100 ये 119 हमने चूज़ किया था। अब हम जो 130 वाला यूज़ कर लेते हैं। इसका ग्रॉस एरिया 38.3 इंच स्क्वायर है, और इसके जो RY है वो 2.70 इंच है। तो ये वैल्यू देखें आप जो है वो दोबारा से चेक कर लें। AG हमारे पास 38.2 इंच स्क्वायर है, और स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट कर लें R मिनिमम को यूज़ करते हुए। 200 से कम है, ओके है। उसके बाद यूलर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। यूलर स्ट्रेस आ गया आपके पास। उसके बाद आप डिटरमिन करेंगे कि बकलिंग को इलास्टिक है या नहीं इलास्टिक है। आप स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे इस वैल्यू के साथ। ये चूँकि वैल्यू ज़्यादा है स्लेंडरनेस रेशियो की, इसका मतलब ये है कि इलास्टिक बकलिंग का इक्वेशन 3.3 यूज़ होगी। इक्वेशन 3.3 यूज़ करके FCR कैलकुलेट कर लें। FCR के बाद आप 5CPN कैलकुलेट कर लें 5CFCR AG से। ये आपके पास जो है वो 5CPN जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ गई, जो कि रिक्वायर्ड जो स्ट्रेंथ थी उससे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये सेक्शन जो है वो ओके है। इसका मतलब है यहाँ पे हम जो है वो W18/130 सेक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दिस शेप इज़ नॉट सिलेंडर। There is no footnote in the dimensions and properties table to indicate that it is. ओके, लोकल बकलिंग को चेक करने के लिए आप जो प्रोसीजर हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया था, लेकिन वो प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। जो प्रॉपर्टीज़ टेबल हैं, प्रॉपर्टीज़ टेबल के अंदर जो सेक्शन जिनके अंदर लोकल बकलिंग के चांसेस अवेलेबल हैं प्रेजेंट हैं, उनको जो हाईलाइट कर दिया गया है। यहाँ पे फुट नोट के अंदर आप देख सकते हैं ये शेप इज सिलेंडर फॉर कंप्रेशन विद FY इक्वल टू 50 KSI। इसका मतलब है कि ऐसी शेप जिनके साथ C जो लिखा हुआ है वो सिलेंडर शेप्स हैं, उनके अंदर जो है अगर हम FY 50 यूज़ करते हैं तो ये शेप जब वो सिलेंडर होगी, मींस ये इसके अंदर लोकल बकलिंग के चांसेस हैं। तो यहाँ पे जिस शेप के साथ C लिखा हुआ है
फुट नोट के अंदर वो शेप जो वो सिलेंडर है, मीन उसके अंदर लोकल बकलिंग के चांसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ऐसी शेप्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको जो स्ट्रेंथ है उसको, जो AS इक्वेशंस हैं 3.2 और 3.3, उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो जो हमने जो सेक्शन सेलेक्ट किया है उसके साथ फुट नोट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये शेप जो वो नॉन सिलेंडर है, इसके अंदर जो है वो लोकल बकलिंग के चांसेस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से आप जो है वो कंप्रेशन मेंबर्स का डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर जो सेक्शन आपने सेलेक्ट करना है वो कॉलम लोड टेबल्स के अंदर अवेलेबल है तो हम जो है वो कॉलम लोड टेबल्स को यूज़ करेंगे। बेसिकली अगर आपको कैटेगरी नहीं बताई गई तो आप जो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा जो है वो सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, किस कैटेगरी में से जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो फिर आप जो है वो आपकी कोशिश होगी कि आप कॉलम लोड टेबल्स में से ही सिलेक्ट करें। अगर आपको एक ऐसी कैटेगरी बता दी जाती है जो कि कॉलम लोड टेबल्स के अंदर नहीं है, फिर आपने जो ये वाला प्रोसीजर, ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना है।